ट्राइबल्स और फॉरेस्ट में देयर इज ए नेचुरल रिलेशनशिप, वो साथ में ही रहता है फॉर सेंचुरीज। फॉरेस्ट और ट्राइबल एक ही है, इस जमाने से ऐसे चल रहा है। और फॉरेस्ट को कंजर्व बचाया है ट्राइबल लोगों ने। फॉरेस्ट कहाँ पे नहीं है अभी? टाउन में नहीं है। टाउन में कौन रहता है? नॉन ट्राइबल्स लोग ज़्यादा रहता है। नॉन ट्राइबल लोग जहाँ पे रहता है वहाँ पे फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो जाता है, मतलब फॉरेस्ट एरिया कम होते जाते हैं। ट्राइबल जहाँ पे रहता है उसमें अभी तक फॉरेस्ट एरिया काफ़ी है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत फॉरेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है। नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट एरिया बहुत है, और मेनलैंड इंडिया में भी जहाँ पे ट्राइबल है वहाँ पे भी अभी तक फॉरेस्ट एरिया बहुत है। लेकिन अभी जो ट्राइबल लोग जो फॉरेस्ट के साथ रहता है, फॉरेस्ट में रहता है और फॉरेस्ट को बचाता है, कंजर्व करता है, ये ट्राइबल लोग अभी इलीगल एनक्रोचर्स हो गए। जैसे हम सुनते आ रहे हैं, एक प्रैक्टिस हो गया, हम इलीगल है फॉरेस्ट में। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो ऑफिसर्स है ना, ये कॉलोनियल माइंडसेट है। अभी तक गया नहीं, भारत तो स्वाधीन हो गया 47 में, लेकिन जो कॉलोनियल जो माइंडसेट है ये अभी तक है हमारे मन में। क्योंकि ब्रिटिश ने जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में लाया, सारे फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी बना दिया, ताकि वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है टिम्बर एक्सट्रैक्ट करके वो कमर्शियलाइजेशन कर सके, प्रॉफिट के लिए किया उन्होंने। और जो रेलवे लाइंस भी किसने लाया? ब्रिटिश ने। क्योंकि ताकि वो आसानी से ये रिसोर्सेज दूर दूर से, रिमोट एरिया से लाके उनका प्रॉफिट हो सके। ये एक कारण था जो रेलवे बनाया। जब भारत स्वाधीन हुआ उसके बाद ये एक्ट अभी भी इन लेटर एंड स्पिरिट चल रहा है। ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट आया है, और एक आया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। जब ये एक्ट आया, सडनली रातों रात जो ट्राइबल्स फॉरेस्ट में रहता है वो इलीगल बन गया है। तो ट्राइबल लोग पूछता है कौन पहले आया फॉरेस्ट में? ये लॉ आया है या हम आए? हम तो पहले से था, लॉ तो अभी आया है ना? तो हम कैसे इलीगल बन सकता है? इसका मतलब ये लॉ ही इलीगल है, लॉ ही हमारे लिए एंटी ट्राइबल है। क्योंकि ट्राइबल तो सदियों से है फॉरेस्ट में। सडनली सरकार ने एक लॉ बनाया कि आप लोग जो ट्राइबल है जो फॉरेस्ट में रहता है वो इलीगल है, तो लॉ ही गलत है। जितने भी लॉ है फॉरेस्ट रिलेटेड या वाइल्ड लाइफ रिलेटेड, वो एंटी ट्राइबल है और एंटी फॉरेस्ट ड्वेलर्स है। इसलिए बहुत सालों के स्ट्रगल के बाद हमारे जैसे एनजीओ, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, जो सिविल सोसाइटी का मूवमेंट है, उसे चलते भारत सरकार ने एक आइन, एक लॉ लेके आया है जिसका नाम है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में लाया है, ताकि जो हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस होते जा रहा है ट्राइबल के ऊपर वो खत्म हो जाए। तो इंग्लिश में इसलिए वो एक्ट में ही है, टू अनडू द हिस्टोरिकल इनजस्टिस। ये लॉ इसलिए लाया है ताकि जो इनजस्टिस ट्राइबल के ऊपर हुआ है, जो एट्रोसिटीज हुआ है, जो एविक्शन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये खत्म हो जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, लॉ तो अच्छा है, सारे ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है ये बहुत अच्छा लॉ है, लेकिन क्योंकि ट्राइबल एज अ होल डिसएम्पावर्ड है, मतलब हमारे पास इतना जानकारी भी नहीं होता लीगल इश्यूज के बारे में, और हम इतना एक्सपर्ट भी नहीं है, एजुकेशन भी कम है हमारे ट्राइबल कम्युनिटी में। तो ये एक्ट
ये लॉ को ही हमारे ऊपर ढाल देते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी इस साल कहा कि जितने भी ट्राइबल और फॉरेस्ट ड्वेलर्स है जिसका क्लेम रिजेक्ट हो चुका है उसको भगाओ, एविक्ट करो, ऐसा डायरेक्शन दिया था 13 फरवरी को। और 10 लाख 12 लाख ऐसे अफेक्टेड है। लेकिन न्यूज में आया है कि अगर सारे स्टेट्स को कंबाइन किया जाए तो अराउंड 20 लाख ट्राइबल और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को एविक्शन होने जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा हो किया, डायरेक्शन दिया? क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पूरा वन साइडेड था, एक साइडेड था। जो पिटिशनर्स था, ये काफी सारे केस किया था, पिटिशंस किया था, बहुत सारे लोगों ने उसको क्लब करके एक पिटिशन बनाया। उसमें जो पिटिशनर था वो एनजीओ भी था और रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर्स ये भी थे। तो ये सारे पिटिशन को एक क्लब करके एक पिटिशन बनाया सुप्रीम कोर्ट ने और हियरिंग हुआ। हियरिंग में एक टफा हो गया, एक साइडेड। जो पिटिशनर्स है वो पूरा जोश लेके उनका लॉयर आर्ग्यू करता है कोर्ट में, और जो डिफेंडेंट है, मतलब हम जो है ट्राइबल के लिए जो लॉ को डिफेंड करना चाहिए, उनका वकील या तो एब्सेंट रहता है हियरिंग में या तो कुछ बोलता ही नहीं। ऐसा न्यूज में भी छपा है। जो सरकार का जो वकील है वो डिफेंड नहीं करता ये लॉ को कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये लॉ को डिफेंड नहीं करता है। और स्टेट्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने रेस्पॉन्स देने के लिए कहा था, और बहुत सारे स्टेट्स को रेस्पॉन्स दिया नहीं। असम भी उसमें से एक है, रेस्पॉन्स दिया नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 फाइन इम्पोज किया, 50,000 जिसने एफिडेविट फाइल नहीं किया। तो एफिडेविट में रेस्पॉन्स था, मतलब कितने लोग को टाइटल मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है और इसका प्रोसेस क्या है। तो ये डाटा दिया नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, असम ने भी नहीं दिया। इसलिए न्यूज में आया था 50,000 सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज कर दिया पेनल्टी। इसका मतलब यह है कि हमारे हक में कहने वाला कोर्ट में भी नहीं है, सरकार को डिफेंड नहीं करता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो जज ऑर्डर आया है ऐसा आया था। लेकिन जब ऑर्डर आया 13 फरवरी को, जो ट्राइबल संगठन है इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया मेनलैंड इंडिया में ज्यादातर। जब प्रोटेस्ट शुरू कर दिया तभी मतलब नींद से जग गया सरकार, अरे इलेक्शन तो है सामने, तो इतना सारे ट्राइबल अगर हमारे अपोज में जाएंगे तो इलेक्शन का रिजल्ट भी कुछ होगा, इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इमरजेंसी मीटिंग बुला के तुरंत एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में, तभी जाके स्टे ऑर्डर मिला। तो सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख फरवरी मेरे ख्याल से 15 दिन के बाद स्टे कर दिया। फिलहाल तो स्टे है, स्टे मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया, स्टे मतलब अभी तक तो एविक्शन नहीं होगा टिल फर्दर ऑर्डर्स। और मैं देख रहा हूँ ये जो है कागज, ये वही केस है, वही केस है ये। और इसमें दिया है, तो असम गवर्नमेंट ने इसमें एक डायरेक्शन दिया है जितने भी डीएफओ है उसको कि रिपोर्ट भेजना है, कितने टाइटल्स इशू किया, कितने रिजेक्ट हुए, और जो रिजेक्ट हो गया उसके साथ क्या करना है, क्या एक्शन लेने के लिए सोच रहा है। तो ये रिपोर्ट डीएफओ को असम गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये इसका मतलब जो ये शॉट है ना हमारे ऊपर सिर के ऊपर, वो भी अभी भी है खतरा अभी भी गया नहीं। इसलिए इसके ऊपर भी बैठ के ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन और जितना भी ट्राइबल संगठन है ये सोचना चाहिए, एक कंसर्टेड एफर्ट्स लगा के कैसे सरकार को प्रेशर दी जाए ताकि वो स्ट्रांगली कोर्ट में जाके बोले। क्योंकि हम तो जा नहीं सकते, हम तो डिपेंडेंट रिस्पोंडेंट भी नहीं है, तो हम जो साधारण जो ट्राइबल है वो जाके सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते।
तो हमारे फेवर में जो रेस्पोंडेंट है स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वकील है उसको बोलना पड़ेगा, कोर्ट में जाके समझाना पड़ेगा कि मैटर क्या है, एक्चुअली लीगल मैटर्स क्या है। जो ये FRA है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इसमें कहीं पे भी लिखा नहीं है कि अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो आपको एविक्शन ऑटोमेटिक एविक्शन हो जाएगा आपका, इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये बात लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने बोला नहीं। ये तो जब एविक्शन ऑर्डर आया तो भी एनजीओ लोग इसको सामने लाया कि ये जो एक्ट है ये ट्राइबलों को और जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है इनको प्रोटेक्शन देने के लिए, एविक्शन करने के लिए नहीं। ये एक्ट अप्लाई करके ट्राइबल लोगों को एविक्शन नहीं कर सकते, ये तो प्रोटेक्ट उनको हक देने के लिए, उनका जो फॉरेस्ट राइट्स है, फॉरेस्ट में जो लैंड राइट्स है, उसका ऑक्यूपेंसी राइट्स है रहने के लिए, वो अधिकार ये एक्ट देता है। ये एक्ट उनको भगाने के लिए नहीं बनाया। तो एनजीओ क्योंकि ऐसे जो हम बैठे हुए हैं क्योंकि एक्टिव है और ऐसे एनजीओ आपसू के जैसे एनजीओ एक्टिव है, इसलिए हम ट्राइबल लोग को थोड़ा सा मदद मिल रहा है, थोड़ा सा हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड है। और हम भी दिल्ली में हमारे संगठन जो है एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, हम नेशनल लेवल पे काम करते हैं, पॉलिसी लेवल पे काम करते हैं। जो सरकार पॉलिसी बनाते हैं, जैसे काकवाड़ी साहब ने कहा एक ड्राफ्ट एक पॉलिसी आ रहा है इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी, एक ड्राफ्ट बनाया है सरकार ने। उस ड्राफ्ट तो पूरा बेकार है, पूरा एंटी ट्राइबल है। अभी एग्जिस्टिंग जो लॉ है, ड्राफ्ट रूल्स है फॉरेस्ट के ऊपर, जो पॉलिसी है इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है, उसमें बहुत सारे ट्राइबल और इंडिजिनियस पीपल्स को अधिकार दिया है। उसमें पूरा 2-3 क्लॉज एक्सक्लूसिवली ट्राइबलों का है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है क्या क्या अधिकार ट्राइबलों को मिल सकता है। लेकिन ये जो ड्राफ्ट लेके आ रहा है सरकार, ये लेके आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट है उसका ड्राफ्ट है, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने भी खुद ऑब्जेक्ट किया। ये तो पूरा ट्राइबल है, इसको ऑब्जेक्ट मैं करता हूँ, इसे उन्होंने लिखा, और ट्राइबल एनजीओ जितना भी है वो भी अपोज कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। इसलिए मेनली अपोज कौन करता है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो ऑफिसर्स है, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, अभी तो नाम बदल गया है, कुछ क्लाइमेट चेंज भी आ गया इसमें, ये अपोज करता है। ये पूरा एंटी ट्राइबलों को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, इसका नोडल एजेंसी है तो फॉरेस्ट राइट्स, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होना चाहिए या फॉरेस्ट मिनिस्ट्री होना चाहिए इसका नोडल एजेंसी, लेकिन नोडल एजेंसी बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, क्योंकि फॉरेस्ट जो मिनिस्ट्री है वो एंटी ट्राइबल है, और उसको दिया जाए नोडल एजेंसी तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को नोडल एजेंसी बनाया नेशनल लेवल पे।